नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम संसद मार्ग। अब ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन रणबांकुरों को बतौर मेहमान इस कार्यक्रम में लेकर के आते हैं जिनका लोकसभा चुनाव, उसके बाद तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। तो वो सेनापति होते हैं, सिपाही हैं, योद्धा हैं, वॉरियर हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान है, और खास इसलिए कि पूरे हरियाणा की राजनीति का एक केंद्र वो भी है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 की जो दो लड़ाइयां होनी है, एक दिल्ली के लिए और एक चंडीगढ़ के लिए, दोनों में उनकी बड़ी अहम भूमिका होगी। उन्हें दो लड़ाई लड़नी है, लेकिन कहते हैं ना कि लड़ाई घर से शुरू होती है। पहली लड़ाई तो उन्हें घर में ही लड़नी पड़ रही है। इतना कहने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं जिक्र तो कांग्रेस का ही कर रहा हूं। और मैं अक्सर कई बार मजाक में कहता हूं कि कांग्रेस जो है वो शोले फिल्म में जितने कैरेक्टर थे वो सब हैं। धीरू, बीरू, रामनाथ नाई, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर है ना, गब्बर, सब के सब आपको कैरेक्टर हरियाणा कांग्रेस में मिल जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं आज, और मुझे लगता है उनको सुनने में आप सभी लोगों की बहुत दिलचस्पी होगी, जो कांग्रेस में हैं वो भी और जो कांग्रेस के बाहर दूसरी पार्टियों में हैं वो भी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। मैंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस एक शोले फिल्म है, बहुत सुपरहिट फिल्म रही थी। सारे कैरेक्टर्स, रामनाथ नाई उसका काम था इधर की बात उधर कर देना, जेल में सुरंग वो सब बता देना। हरियाणा कांग्रेस में सारे कैरेक्टर्स हैं। 9 साल हो गए, आपके पहले 2 प्रदेश अध्यक्ष आए गए, तीसरे आप हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तो बाद में लड़िएगा, पहले तो घर के अंदर लड़ना है और एक संगठन बनाना है। कितनी बड़ी चुनौती। घर के अंदर कोई ऐसी लड़ाई नहीं है हमारी, और संगठन जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, तीन हमारे प्रदेश प्रभारी बदल गए हैं। जब भी संगठन बनने की तैयारी को पूरी होती है प्रक्रिया, तभी प्रभारी बदल गए, जिसके वजह से थोड़ी सी प्रक्रिया में लेट हुआ। तो ये मौजूदा वाले तो अभी रहेंगे ना? मौजूदा वाले ये रहेंगे या ये भी मतलब एग्जिट डोर पे खड़े हैं? अभी ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, तो हाईकमान का, कांग्रेस नेतृत्व का काम है जी। बाकी जब से ये प्रभारी लगे हैं तब से उन्होंने काफ़ी गंभीरता से संगठन को लिया है। उन्होंने सभी लोकसभा वाइज सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग की है। उसके बाद उन्होंने 11 टीमें बनाई, जिसमें AICC की तरफ से जो कोऑर्डिनेटर लगाए गए अलग अलग प्रदेशों के थे, हरियाणा से बाहर के थे। उसमें साथ साथ 2 ऑब्जर्वर PCC की तरफ से लगाए गए, और वो सभी जिलों में गए और उनका बड़ा भव्य स्वागत भी हुआ हर जिले में। सभी जिलों कई जिलों में भव्य स्वागत हुआ। सभी जिलों में उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सारी चीज़ पे चर्चा की है और स्वागत। तो अभी कुछ पता है कि कब तक संगठन आ जाएगा? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कब तक आ जाएगा, या मतलब पता चला कि आने को है तब तक फिर आपके प्रभारी बदल गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो है इस समय पूरा संगठन तैयार है और इसी महीने में हो जाएगा। इस महीने में हो जाएगा। ये जो आपने ऑब्जर्वर और इन लोगों की बात की, ये बड़ा हिसार गए, भिवानी गए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, आपने भी देखा ही होगा। आपको तो पत्ता हिलता है तो भी जानकारी रहती है। गो बैक का नारा भी लगा, बावरिया मुर्दाबाद भी लग गया, बाबू बेटा की नहीं चलेगी वो भी लग गया। आप कह रहे हैं कि सब कांग्रेस में ठीक है? ऐसा है, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है और इस समय कांग्रेस के बयार चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। तो इसमें कई नेता चाहते हैं, कई दावेदार हो जाते हैं, और उनके जो साथी हैं वो अति उत्साह में आकर के नारेबाजी लगा देते हैं। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर अनुशासनहीनता हुई है उसकी रिपोर्ट जो है सभी AICC कोऑर्डिनेटर जो गए हैं टीम,
उनसे रिपोर्ट ली है और उसमें कि वे कौन लोग थे, किसके द्वारा भेजे गए थे, उनका मकसद क्या था, उन्होंने किस तरह की अनुशासनहीनता की है, इस बारे में सारी तो रिपोर्ट। उससे क्या होगा सर? नहीं, जो जब 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 आपके आर के आनंद हारे थे तब भी एक रिपोर्ट गई थी, जींद भाई इलेक्शन का रिजल्ट आया तब भी गई थी, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी गई थी। तो यहाँ तो लगातार रिपोर्ट जाती है, कार्रवाई तो मेरी याददाश्त में ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, अगर आपको जानकारी हो तो पता नहीं नहीं, मुझे। जहाँ पे भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई होगी। और जो सीनियर लीडर्स हैं जो हमारे उससे परिधि से बाहर हैं, देखो इससे पीछे अभी 7 तारीख को पिछले महीने AICC में आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग रखी थी दिल्ली में। और उसमें स्पष्ट ये संदेश भी दिया गया था कि भी किसी को कोई भी समस्या है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से वो अपनी परेशानी रख सकते हैं। कोई भी जो है ना बाहर कोई ऐसी बात ना करें कि जो एक मीडिया बाइट दे करके। लेकिन लगता नहीं है मुझे कि वो रुका। अभी शैलजा जी हिसार में थी, उन्होंने कहा कि ये मैं और मैंवाद चल रहा है, तो उसका कोई असर हुआ ऐसा तो लगता नहीं है। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हमारे अध्यक्ष जो हैं बड़े सज्जन हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, बैक सीट ड्राइविंग तो कोई और कर रहा है। असर होना चाहिए। और वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, केंद्र में भी मंत्री रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, 3 टर्म में मंत्री रही हैं, उनकी और अधिक जिम्मेदारी है। और इस समय भी एक जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वो प्रभारी भी हैं। और कांग्रेस नेतृत्व ने जो नसीहत दी है उसको सभी नेताओं को, सभी मतलब ये तो बहुत पहले दी थी, आज इंटरव्यू सभी- कर रहे हैं और कल की बात है, 24 घंटे पहले की बात है ये जो ये हिसार में स्टेटमेंट आया। अगर कोई बात आएगी तो वो हमें या मीडिया में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट से और जो भी नेता हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं नेतृत्व से हम बात करेंगे, उनके संज्ञान में लेकर के आएंगे। आगे कार्रवाई कोई जो भी होगी वो करेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक SRK, एक नई, हम लोग तो SRK पहले शाहरुख खान ही जानते थे, आजकल SRK हरियाणा में हो गया। वो आपके पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने गए, बोले जी हम बड़ा पीड़ा में हैं। तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पीड़ा दूर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको 7 समंदर पार जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना पड़ रहा है कि जी हमारा दिल बड़ा लहूलुहान हो गया है, कुछ मल्हम पट्टी कीजिए। अच्छी बात है। अगर किसी को कोई समस्या है प्रदेश से, प्रदेश के संगठन से, तो उनको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई अब उनकी क्या बातें हुई हैं, क्या चर्चा हुई है, ये तो वही जाने। अगर उनको समस्या है तो उनको मिलना चाहिए। और मिलने में कोई गुरेज भी नहीं है किसी को, और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट उनकी बात से नहीं होगी, आगे संज्ञान लें। आपको ये लगता नहीं है ना, वेरी सीरियस नोट, गंभीरता पूर्वक ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस जो उसका ग्राफ अप चल रहा था, इस तरीके के व्यवधान आएंगे और इंटरनल फाइटिंग्स खुल करके, ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, खुल करके अगर सामने होगा तो वोटर के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस का माहौल होता है उस पर डेंट लगेगा। ये कोई नहीं, कोई इंटरनल फाइटिंग नहीं है। और आप देख रहे होंगे हमारे अभी जो भी रैलियां हुई हैं, विपक्ष आपके समक्ष लाखों आदमी था हिसार में, वो अपने आप में एक उदाहरण है। इससे पहले हमारे सारे विपक्ष आपके समक्ष हुए हैं, चाहे वो जगाधरी का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, चाहे फतेहाबाद का हो। हमारी चाहे पानीपत में राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा आई, उसमें जो अभूतपूर्व जो रैली पानीपत के अंदर हुई, सुबह 6 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर पे मेवात में ज़िले में हमने रैली की। और इतना लोगों में उत्साह और बना है कि लाखों लाखों लोग जो ना एक जन सैलाब के रूप में सड़कों पर आए। और सभी अभी 1 साल के अंदर 32 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े नेता और जो प्रदेश स्तर के उनके और भी इसके अलावा जो नेता हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, बीजेपी से, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं।
ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। बाहर वाले तो शामिल हो रहे हैं, आपके वाले जो एमएलए हैं वो जरा कुछ कह रहे हैं, पहले जरा देखिए, पहचानते होंगे आप इनको। प्रदेश कांग्रेस को कांग्रेस की तरह चलना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को भी कांग्रेस की तरह व्यवहार करना चाहिए, ताकि वर्कर का विश्वास, प्रदेश अध्यक्ष का प्रोटोकॉल सबसे बड़ा है, उसको उसकी हैसियत भी बना के रखनी चाहिए। ये आपके ऊपर जो आपके बोला ना मैंने कि बेइंतहा इश्क मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ बाहर नहीं घर के अंदर पहले होते हैं। इन लोगों का आरोप ये रहता है कि जो उदय भान जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, जो आपके, मैंने बार बार ये कहा कि जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि उदय भान जी जो हैं हुडा साहब के रबर स्टैम्प है, ये हुडा साहब के पपेट हैं, कठपुतली हैं। आपने ये सुना होगा, ये चलता रहता है, हुडा साहब बैक सीट ड्राइविंग तो हुडा साहब और दीपेंद्र कर रहे हैं, ये तो सिर्फ रबर स्टैम्प हैं। ये आपके एमएलएस भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है। इनकी कोई पीड़ा हो गई, और जहाँ तक है ना तो इन्होंने इस तरह का आरोप लगाए इसमें बाइट में कि उदय भान रबर स्टैम्प है, नहीं, या वो पॉपिट है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना हाँ, चाहिए। तो प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए कोई अपने उनको कोई बात होगी तो उनको मुझसे करनी चाहिए। तो ये लोग अगर उनको कहीं पर कोई हर्ट हुआ है प्रोटोकॉल में, तो उनको मेरे से बात करनी चाहिए बजाय बाइट देने के। ये क्यों आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप एक खेमे के बहुत करीब हैं, हुडा कैंप के आप बहुत करीब हैं, एसआरके को इस बात की बड़ी पीड़ा है? मैं सबके करीब हूँ और सबको हर एक में कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही होंगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी कोई सलाह दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। अध्यक्ष पद कितनी बड़ी चुनौती है, मतलब हम लोगों को तो बाहर से दिखता है, आप अंदर हैं, आपकी जवाबदेही हो जाती है सबको मिला के चलना, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन चूंकि आप अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। नहीं, महत्वपूर्ण चुनौती है और मेरा ये दायित्व है कि मैं सबको साथ में लेकर के चलें और पार्टियों को आगे बढ़ाएं, और वो मैं प्रयास करता रहा हूँ, हमेशा करूँगा, आज भी करता हूँ। मेरे किसी से कोई मतभेद नहीं है, सभी को साथ में लेने का प्रयास करता हूँ। ये अपनी अपनी सोच है कि किसके बारे में क्या उन्होंने अपने दिमाग में कोई सोच रखा है, कोई अपने विचार रखते हैं, तो उनकी अपनी सोच है। जिस कुर्सी पे आजकल आप बैठे हैं, तो आपके पहले शैलजा जी थी, शैलजा जी के पहले अशोक तंवर थे, आजकल झाड़ू उठा करके खूब घूम रहे हैं, जरा देखिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचो जिनको केवल सत्ता का लालच हो, जो केवल प्रदेश को, देश को लूटना चाहते हो, जहां अनुशासन ना हो, जहां पर गुटबाजी ही गुटबाजी हो, जहां प्यार प्रेम के रिश्ते ना हो, जहां पर एकता ना हो, वहां से निकलिए। मैं इस नरक से बाहर आया, आप भी आइए और मिलकर के अपना हरियाणा और अपना देश बनाइए। ठीक है, ये अशोक तंवर है। एक ज़माने में उसके पहले फूलचंद मौलाना थे, तब हुडा साहब चीफ मिनिस्टर थे, जैसे आपका और उनका एक प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, है ना, दोनों का तारतम्य रहना चाहिए। हालांकि कई बार ये मुश्किल होता है, जब दिल्ली में शीला दीक्षित थी और राम बाबू जब थे स्टेट प्रेसिडेंट, तो दो पावर का सेंटर होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मौजूदा स्थिति में भी शायद कॉन्फ्लिक्ट हो। ये अशोक तंवर जब आए तो हुडा साहब चीफ मिनिस्टर थे, चुनाव भी था, उसके बाद जो तनातनी हुई वो सबको पता है, तमाम तरह की चीज़ें। ये जो कह रहे हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं इस नरक से बाहर आ गया। अशोक तंवर जब इस प्रदेश के मतदाता नहीं थे, तब इनको इस प्रदेश से टिकट देकर के चुनाव लड़ाया गया सिरसा में, जिसको वो एक भी मतदाता से परिचित नहीं थे, और वहाँ से पार्टी ने कलेक्टिवली जिम्मेदारी समझ करके, सब ने मेहनत करके और इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। मेंबर पार्लियामेंट बनते ही उसके बाद में इनको दूसरा मौका दे दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष के बागडोर संभाल दी।
इनको जिसके लिए डिज़र्व नहीं करते थे वो पद दे दिया। आते ही सवाए इन्होंने गुटबाजी के बढ़ावा देने के और कोई काम नहीं किया, और उसका परिणाम है आज अशोक तंवर अपने लिए स्थान ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई विधानसभा में 90 में से कोई एक सीट ऐसी मिल जाए जहां मैं चुनाव लड़ सकूं। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि एक भी चुनाव क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ये अपनी जमानत भी बचा सकें। आज इस सड़क पर जिस तरह से जो आज इनकी हालत हो गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज अपने आप को, वहाँ भी वो मुख्यमंत्री गए थे, टीएमसी में चले गए थे पहले, तृणमूल कांग्रेस में, वहाँ कितने दिन रहे, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में, अब आम आदमी पार्टी में कितने दिन रहेंगे कुछ नहीं कह सकते। ये कई बार ये लोग कहते हैं कि जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे विपक्ष आपके द्वार, तो कई लोग ये आरोप है, और कई लोग क्या जो आप समझ ही रहे हैं, मतलब आप चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा, मुझे तो कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो किरण चौधरी हो, शैलजा हो, रणदीप हो, या आपके जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जो पार्टी का कार्यक्रम होता है वो हमें पता नहीं चलता है। क्लासिक एग्जाम्पल भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष हुआ। अब विपक्ष आपके समक्ष का तो भाव ये है कि जो आपके जितने सिटिंग एमएलएज और तमाम तरह के जो लोग हैं वो सब के सब जाते हैं, और एक कार्यक्रम है जहाँ पर अपोजिशन की आवाज़ उठाई जाती है। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है। लेकिन भिवानी जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुमारी वो किरण चौधरी नहीं होती हैं, वो एक अलग प्रोग्राम कर रही होती हैं। उनका कहना है कि उनको न्योता तक नहीं दिया गया। ये कहना कि हमें न्योता नहीं दिया तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। एक सुन लीजिए, पहले सुन लेते हैं, सुनाइए। नहीं वो एक मुझे सुन पता लीजिए। है। विपक्ष आपके समक्ष था तो ये न्योता मिला था आपको कि भाई आपके घर आ रहे हैं? ये इस तरह से कहा होता तो मैं निश्चित तौर पे समोसे और मिठाई जरूर बनवा के रखती। तो कहा नहीं आपको? वो तो लाजमी है। ये बिल्कुल बयान इनका गलत है। इनको एक तो जो भी विपक्ष आपके समक्ष हो जब से मैं बना, और जो भी पार्टी की, चाहे हमारी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती हमने सोनीपत में मनाई हो, चाहे कबीर जयंती हमने रोहतक में मनाई हो, चाहे विपक्ष आपके समक्ष जो बड़ी रैलियां हमने की हैं, सब में इनको निमंत्रण दिया गया। मैंने खुद ने फ़ोन करता था इनको भी, इनके बेटी को। अच्छा, आपने खुद फ़ोन किया? मैंने फ़ोन किया। फिर उसके बावजूद जब इनका ये बयान आया कि वो मुझे बुलाया नहीं बुलाया गया, तो मैंने फिर राइटिंग में इनको लेटर, इनके ईमेल किया अपने लेटर पैड पे अपने सिग्नेचर से कि आपको यहाँ पर निमंत्रित किया जाता है, आप अपनी हमें वो दे दें कि स्वीकृति, और जिससे आपको उचित जो है ना वहाँ पे सम्मानजनक वो व्यवस्था की जाए। मैंने लेटर इनको भी, और जो आप कहना चाह रहे जिनका आपने नाम लिया सबको मैंने राइटिंग में चिट्ठी, लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह सारा चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि वहाँ ना भिवानी में बुलाए, इनको तो हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी की मौजूदगी में हमारे हुड्डा साहब ने भी, क्योंकि ये विधायक दल की तरफ से था, हुड्डा साहब ने खुद ने भी फ़ोन किया, मेरी और दीपक बाबरिया जी की मौजूदगी में इनको फ़ोन किया जो कह रहे। तो इससे पता लगता है कि भाई क्या कहना चाहते हैं। पहली बार आप इतना खुलकर बता रहे हैं, क्योंकि ये संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि किरण चौधरी जी का हमेशा आता है इसी कार्यक्रम में, जब मैंने उनसे बात की। कोई बात है, राजनीति करो, ये गलत बयानी ठीक नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ये किरण चौधरी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो ना गुमराह करने की या गलत बयानी करने से पार्टी का अहित होता है। हाँ, आपको कोई काम है, कहीं कोई आप बिजी हैं, कहीं जो नहीं पहुंच पाए तो वो अलग चीज़ है, या आप नहीं आना चाह रहे, वो अलग बात है। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको आना ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो आपको ज़रूरी आना है वो अपनी मजबूरी को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई मुझे बताया नहीं, और अगर मुझे बताते तो मैं मिठाई लेकर के, समोसे लेकर के वहाँ पे होती, ये गलत है। मतलब दीपक बाबरिया जी और आपकी मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको फ़ोन किया? बिल्कुल। आपने ईमेल करने के पहले इनको फ़ोन किया, और जब बयान आया कुछ मतलब कि अब तक कोई न्योता नहीं मिला या बुलाटा नहीं है, तो आपने ईमेल लिखा। इसमें फ़र्क है। ईमेल किया मैंने, इससे पहले जो प्रोग्राम हुए तो उनमें मैंने फ़ोन किया। इस बार क्योंकि ये फ़ोन को मना कर देती थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया, ईमेल किया।
अच्छा, आपने ईमेल किया? ईमेल किया, अपने लेटर पैड से किया, अपने सिग्नेचर से अपने, और इनसे वो मांगी कि भाई आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। और इस बार फ़ोन नहीं किया, इससे पहले हर बार फ़ोन किए मैंने। एक चीज़ और क्लैरिफाई करते चलिए सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों के मन का कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से नहीं आता है, या लोग नहीं बोलते हैं। 3 लोग हैं जो जम कर करके हुड्डा साहब के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई लुकाव छुपाव नहीं है। रणदीप हैं, शैलजा जी हैं, किरण जी हैं। क्या आपने किरण जी का जिक्र कर दिया, जो आपके प्रदेश में जो प्रदेश स्तर के कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे रैली हो या कोई भी जयंती हो या कोई भी कार्यक्रम होता हो, छोटा या बड़ा, क्या शैलजा जी और रणदीप जी को भी खबर की जाती है? हर एक में ऐसा कोई नहीं है। और रणदीप जी से कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी कांटेक्ट किया मैंने, उनके पीए से बात हुई, उसके बाद में रणदीप जी का फ़ोन आया मेरे पास, बैक फ़ोन किए, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से ऐसे प्रोग्राम है। हर एक चीज़ में रणदीप जी को भी और बहन जी शैलजा जी को मैंने पर्सनली फ़ोन किए हैं सबको। तो मतलब तीनों को आपने बतौर प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन किया? फ़ोन किया और ईमेल किया। लेकिन वो किसी कार्यक्रम में आते नहीं है? हो सकता है व्यस्त रहते होंगे। वो बहुत व्यस्त हैं, दूसरे प्रदेश के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी जवाबदेही हो, बहुत पार्टी की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, नहीं, उसके बाद भी तो जींद और कैथल और भिवानी और हिसार तो लोग घूमते ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रदेश के लोग नहीं घूम रहे, उनके बीच ही तो घूमते रहते हैं। लेकिन जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, सब कांग्रेस जन को जाना चाहिए। हाँ, मतलब जा करके वो इनको ही थोड़ी, सारे हमारे एमएलए जाते हैं, ये तो वरिष्ठ नहीं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो आपके कार्यक्रम होते हैं उसमें तो नहीं आते, लेकिन दूसरे अपने वाले कार्यक्रम में तो जाते ही हैं, डेली जा ही रहे हैं। अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी तो पार्टी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब मेरा संदर्भ ये है कि टाइम नहीं है तो इसमें जा रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं। पहले तो मीडिया भी और ये प्रचारित किया जाता है पीसीसी प्रेसिडेंट, और उसमें तलवारें खींची हुई हैं सीएलपी में। अब थोड़ा हम कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, आपस में तालमेल से चल रहे हैं। तो आपको कह दिया जाता है कि कठपुतली हो गए, रबर स्टैंप हो गए। अब भी तकलीफ होने लगी कुछ लोगों को, तो वो कुछ ना कोई कमेंट करेगा कोई, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मेरा जो दायित्व मुझे सौंपा है पार्टी ने, मेरा दायित्व है, मैं सबको साथ में लेकर के प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनाने में अपना पूरा, अपना जितनी मेरी क्षमता है उसके मुताबिक करूं, और पूरा लोकसभा की 10 के 10 सीटों को जिताने में मेरा भरसक प्रयास रहे। कितनी सीट मिलती हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा हम 10 के 10 सीटें हम लोकसभा की यहाँ अगर जीत करके और केंद्र में से इस मोदी सरकार को हटाने में अपनी भूमिका निभाएं। ठीक है, एक जब आप सामने हैं तो आपको पता है मैं बड़ा स्वार्थी किस्म का आदमी हूँ, कोई ऐसा सवाल ना जो लोग जानना चाहते हैं, और जैसे आपने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि आप तो खुद ही फ़ोन करते हैं। हुड्डा साहब ने आप दोनों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की मौजूदगी में किरण जी को फ़ोन किया, या ये अब तक कहीं किसी मीडिया में ये खबर रिपोर्ट नहीं हुई है। बहरहाल ये जो एसआर के कार्यक्रम करते हैं, आपने देखा होगा, ये तीनों मिल करके कभी चंडीगढ़ में पीसी ये सब करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। क्या ये जो एसआर के है ग्रुप, ये अपना कोई कार्यक्रम या अपनी कोई छोटी सभा, बड़ी सभा, उसकी कोई जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को देते हैं, या आपको बतौर अध्यक्ष आमंत्रित करते हैं, या सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए? नहीं, हुड्डा साहब का तो हुड्डा साहब ही बता सकते हैं जी, मैं आप अपना, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। मुझे आज तक इनकी तरफ से किसी भी प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किया गया, और ये ठीक है, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का हित हो रहा है, उसमें मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम करते रहें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों के बीच में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, और जो एक जिम्मेदार पद पर भी हैं और जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहना, आज तक ना उनका कोई लेटर मिला, ना कोई फ़ोन मिला, ना कभी कोई उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और वो मुझे किसी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने इनवाइट किया किसी भी प्रोग्राम में तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप उनके कार्यक्रम में जाएंगे? वो अगर प्रदेश Obviously, अध्यक्ष अगर- के जो है ना उसको देखते हुए गरिमा को, और वो अगर सही ढंग से कहीं भी मेरे को बुलाना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, वो कोई प्रोग्राम करना चाहें, मुझे उसमें शामिल करना चाहें, अपने इलाके में करना चाहें और जगह करना चाहें, वो मेरे को कहें कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे इस कार्यक्रम में, आप आओ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कोई भी। तो मतलब बतौर प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे। मैंने कहा कि भाई जब आप हैं यहाँ पर तो जितने तरह के मीडिया में, एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, अधकचरा ज्ञान उसमें खूब चलता रहता है, तो आप सामने हैं तो आपसे ही पूछ ले। ये जो ग्रुप है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, तो ठीक है, सबकी महत्वाकांक्षा है, कोई भजन कीर्तन या कोई हिमालय पर वो रूमी धमाने तो आया नहीं है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। क्या मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम तय हुआ है, या उसके पहले मैं एक आ जाऊं, हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा हैं, आप हैं, आप लोग तीनों का एक, उधर SRK है तो इधर भी आप तीन का एक ग्रुप है। उनका ये कहना रहता है कि हुड्डा साहब को कोई कमान नहीं है हाई कमान की तरफ से, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है बार बार। वस्तुस्थिति क्या है? देखिए, सबको पता है कि मुख्यमंत्री का चयन करने का क्या तरीका है कांग्रेस पार्टी में। जब चुनाव हो जाएगा, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसमें ऑब्जर्वर भेजेगा, उनके मुताबिक उनसे कांग्रेस हाईकमान, जो कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी का विधायक दल तय करता है किसको विधायक बनना है, किसको नहीं बनना। जहाँ तक है, कांग्रेस सभी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ती है, सभी नेता उसमें लड़ते हैं, सभी को आमंत्रित किया जाता है, सभी हाँ, कई मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। कांग्रेस सब में कांग्रेस के लिए सब काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए सब काम कर रहे हैं। और जहाँ तक है, कोई दावा करना भी कोई हर एक का कोई अधिकार है कि कोई अपना दावा कर सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें हाँ। किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका जो फैसला है वो विधायक दल और कांग्रेस नेतृत्व ही करता है। लेकिन ये क्यों आरोप लगता है बार बार? ये एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है, ये जो आपका संगठन नहीं बन पाया 9 वर्षों से, अब तक भी उसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। आप, हम लोग तो बाहर से देखते हैं, कुतुब मीनार के ऊपर तो आप चढ़े हुए हैं, हम लोग तो बाहर लाल किला के पास से कुतुब मीनार देख रहे हैं। ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन में अपने लोगों को प्लेस करवाना चाहते हैं, तो उस पर कुमारी शैलजा को उनके इलाके में दिक्कत है, किरण चौधरी को उनके इलाके में दिक्कत है, रणदीप को उनके इलाके में दिक्कत है, कैप्टन अजय यादव को उनके इलाके में दिक्कत है, और इस फेरे में संगठन नहीं बन पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए ये जो 11 टीम भेजी गई हैं, AICC जो कोऑर्डिनेटर जो लगाए हैं वो प्रदेश से बाहर के हैं, सभी जिले में गए हैं ज़मीनी सच्चाई के लिए। जिसका जो जहाँ अधिकार बनता है, कोई भी सही, जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, और पार्टी जो सबको साथ में लेकर चलेगी, इसी लेकर के न्यूट्रल आदमी को वहाँ पर टीम बना करके भेजा था, उनके नेतृत्व में टीम गई है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। अब फिर आदमी तो उसमें तो जो फैसला अब जो AICC की तरफ से है उन पर तो सभी को यकीन है ही, और जो वो निर्णय होगा अब संगठन में वो आ जाएगा। और ये थोड़ा बहुत मतभेद तो ये हर लोकतांत्रिक पार्टी में है, ये कोई हमारी ऐसी पार्टी थे नहीं है कि JJP या NLO हो जिसको कोई बोले तो उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दें। सबको लोकतांत्रिक पार्टी है, अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने कहने का, अपना सुझाव देने का। लेकिन तो आपकी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्षता पे जब सवाल उठ जाता है तो SRK को, यानी कि शैलजा जी को, रणदीप जी को, किरण जी को, वो ना हुड्डा जी के पास गए CLP लीडर, उसके ऊपर आप हैं प्रदेश अध्यक्ष, आपके पास भी नहीं आए। अब तो प्रभारी को भी कहा जा रहा है कि वो इसी खेमे में शामिल हो गए, इसलिए वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष के पास गए। देखो कौन किसके बारे में क्या कहता है उसका नहीं, निष्पक्ष आदमी गए AICC की तरफ से, और जो फैसला होगा सबको मानना चाहिए, और वो फिर जो फैसला जो है वो हाईकमान करता है। हमारा ठीक है, हर लोग अपना अपना अधिकार, अपना
चाहता है कि यहाँ पर मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले। एक अनार 100 बीमार वाली जो भी बात होती है ना, कि भाई एक एक जगह एक पद के लिए 10 दावेदार हैं, बनना तो एक है। टिकट के लिए 10 दावेदार हैं, मिलना तो एक है। और जब जिस पार्टी की हवा चलती है, जिस पार्टी का ये लगता है कि हाँ ये सत्ता में आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ जाता है। नए लोग भी आते हैं तो वो प्रेशर थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों में नाराज़गी भी होती है, भाई नए भी आ गए हैं तो उनसे भी थोड़ी सी नाराज़गी होती है। लेकिन जो भी संगठन जो महसूस करता है कि भाई जिसको यहाँ पर ये एडजस्ट करना है, तो उसको वो एडजस्ट करते हैं। विधानसभा में टिकटों पे भी, पार्लियामेंट में भी टिकटों पे भी करते हैं। सीधा सा मकसद ये रहता है तो सबसे पहले जिताऊ और टिकाऊ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे दो तो बड़ा प्रमुख तौर पे, हालांकि मेरा सवाल तो अलग था लेकिन फिर भी मैं ये करके अगले पे जाता हूँ। कैप्टन अजय यादव वो कहते हैं जी मैं तो गुड़गांव से ही लड़ूंगा। श्रुति चौधरी कहती है मैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ से ही लड़ूंगी। आप कहते हैं कि ये टिकट देने का काम तो ऊपर का है, क्लेम इस तरीके का है, कभी राव दान सिंह का नाम इधर, कभी वहाँ से, कभी यहाँ से, उसको लेकर के बहुत बयानबाजी हो रही है। दावा करना तो कोई गलत नहीं है, डिसीजन तो कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है। जिस पर भी टिकट होगी उसके लिए सारी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अब मेरा सवाल है, अब मैं उस पर आता हूँ। ये हरियाणा कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है या विधानसभा चुनाव को? दोनों। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को बतौर पत्रकार, मैं तो आपको पता है मेरा एंटीना 24 घंटा खड़ा रखता हूँ, तो मुझे कई बार आभास होता है कि शायद लोकसभा में हरियाणा वाले लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट जो है वो विधानसभा में है। मतलब विधानसभा का टिकट चाहिए, ये कहने वाले कई लोग आ रहे हैं। अब कुमारी शैलजा भी कह रही हैं कि हम विधानसभा लड़ना चाहते हैं, है ना। रणदीप भी हो सकता है विधानसभा लड़े या जो भी हो। को छोड़ के तीसरा एक आदमी अब तक नहीं दिखा मुझे, या कहीं स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पे देखा कि भाई मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ से लड़ना चाहता हूँ, या मैं यहाँ तैयारी वहाँ तैयारी। जैसे बीजेपी में मारामारी हो रही है कि लोकसभा का कौन लड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ विधानसभा के लिए मारामारी तो है, लेकिन लोकसभा के लिए तो मतलब ऐसा है कि टॉर्च लेकर के ढूंढना पड़ेगा कि आदमी कोई लड़ जाए। अभी तो आप बता रहे थे कि लोकसभा में वो भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, वो भी दो दावा कर मैंने रहे कहा कि दो के अलावा तो उसमें सभी में है। और लोकसभा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोकसभा के साथ चुनाव विधानसभा के हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। विधानसभा का तो बाद में ठीक है, होना तो है ही, ड्यू तो चाहे लोकसभा साथ हो चाहे अलग हो। सबसे पहले फोकस तो लोकसभा ही है, साथ साथ विधानसभा के भी हो सकते हैं। जिस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उससे विधानसभा के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, विधानसभा में तो स्वाभाविक तौर से दावेदार ज़्यादा होना एक स्वाभाविक है। पार्लियामेंट में बड़ा चुनाव है, पता है कि भाई कांग्रेस नेतृत्व उसमें फैसला लेगा। सब जगह उम्मीदवार हैं, मैं उनको नाम आपके सामने डिस्क्लोज करूं कौन कौन है तो वो ठीक नहीं है। सभी मतलब मुखर दो लोग हैं। सभी लोकसभा में हमारे पास कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। 10 के 10 लोकसभा में, और 10 के 10 लोकसभा हम जीतेंगे इस बार। क्या हरियाणा में जो पिछली बार फॉर्मूला हुआ था, राहुल गांधी ने कहा कि जितने बड़े नेता हैं उन सभी लोगों को लोकसभा लड़ना चाहिए, जैसे शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, किरण चौधरी हैं, चलिए उनकी तो बेटी श्रुति चौधरी भी हैं, दीपेंद्र हैं, पिछले बार हुड्डा साहब भी लड़े, जितने बड़े नेता थे सब के सब चुनाव लड़े। इस बार की क्या रणनीति रहेगी? जो कांग्रेस नेतृत्व जिसको लड़ाना चाहेगा पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट लड़ेगा, जिसको विधानसभा लड़ाना विधानसभा लड़ेगा। मतलब कोई ऐसी सोच बन रही है? नहीं, जो कांग्रेस नेतृत्व इसमें फैसला करेगा और जिस समय चुनाव डिक्लेयर होगा, आप देखोगे कि कितने कितने लोग हैं जो टिकट में कितना मारामारी हो रही है, पार्लियामेंट के लिए भी और असेंबली के लिए भी। एक इंडिया बना आपका INDIA। अब
बन तो गया इंडिया, अभी एक रैली भी होनी है उधर एमपी में, इंडिया की ही पहली शायद होगी जॉइंट रैली। लेकिन जब आप हरियाणा आते हैं, जब किसी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स बड़ा प्रभावी हो जाता है। अब घोड़ा घास से तो दोस्ती करेगा नहीं। अब आप जब हरियाणा आते हैं, आप नेशनल लेवल पे तो इंडिया बनाते हैं, जब आप स्टेट में आते हैं तो वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहाँ के लोकल इंटरेस्ट है, कांग्रेस का अपना इंटरेस्ट हो जाएगा, आईएनएलडी का अपना इंटरेस्ट हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का अपना इंटरेस्ट हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये 3 पार्टियां हैं। आपका ये स्टेटमेंट आता है कि 10 की 10 सीटें हम अकेले लड़ेंगे, तो क्या स्थिति होगी? जो इंडिया गठबंधन है वो मुख्यतः उसका उद्देश्य पार्लियामेंट का है, सभी जगह, असेंबली का नहीं, असेंबली में सब जगह। अब हाँ वो ठीक है, लोकल अरेंजमेंट होगा, लोकल अरेंजमेंट है। अपना कई पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी लड़ रही है, राजस्थान में भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होगा? लेकिन पार्लियामेंट में जो गठबंधन का जो फैसला हुआ है, हमारे सारे जो शीर्ष नेताओं ने, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो गठबंधन का जो फैसला होगा, इंडिया गठबंधन का, वो सबको मान्य है। हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो पूरी तरह से उसमें सारी चीज़ देखेगा। जहाँ तक हमारा हरियाणा प्रदेश का है, ये ठीक है, हमें जो नेतृत्व फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य है। किसको कहाँ कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो नेतृत्व सोचेगा, लेकिन हमारी तैयारी सब जगह है। हमारी 10 के 10 सीट पर तैयारी है, 10 के 10 सीट पर हम जीतने में सक्षम हैं। हमारे पास मजबूत प्रत्याशी हैं, मजबूत जनाधार है। और फिर भी जो नेतृत्व जो फैसला लेगा, अगर उनको लगेगा कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने में, कहीं पे कोई अपनी तरफ से, तो वो नेतृत्व ने फैसला लेना उसका। तो जो सेंटर का फैसला होगा, सेंट्रल लीडरशिप का फैसला जो होगा, सेंट्रल लीडरशिप का होगा। हाँ। और ये इंडिया है भी लोकसभा के लिए, ये लोकसभा विधानसभा के के लिए तो है भी विधानसभा के लिए है ही नहीं, नहीं। ये तो लोकसभा के लिए है। ये तो मोदी हटाओ अभियान चल रहा है आपका, तो ये उसमें है। तो उसमें जो सेंट्रल लीडरशिप होगा वो कहे कि इसको इतना, आप इतने पे लड़िए, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है ना, उसमें कोई गुरेज नहीं है। जो सेंट्रल लीडरशिप हमारा जो फैसला करेगी वो तो है ही सर्वोपरि। ये आईएनएलडी को कुछ अभी आपके इंडिया में कोई है जानकारी, कुछ शामिल किया गया है, कुछ न्योता है, कुछ आया है, कुछ ऐसा है? मुझे नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभय कह रहे थे कि आ रहा है, न्योता आया है या कुछ आया है। मैंने कहा आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इम्पोर्टेंट आदमी हैं, तो शायद आपको पता हो सकता है चिट्ठी आपके ही जरिए कहीं गई हो, ना गई हो। मेरे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। इस बारे में जानकारी नहीं है कि आईएनएलडी को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। एक 25 तारीख को देवीलाल की जयंती पर एक आईएनएलडी का हमेशा प्रोग्राम होता है। वो शायद चाहती है कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस या कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल हो, एक मंच पे इकट्ठा हो। क्या कांग्रेस, अच्छा पहले सुन लीजिए, न्योता आपको मैं आया हूं तो बहुत सारे न्योता दे के जाता हूं ना, ये सुनिए। अभी कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो उनका फैसला है। चौधरी देवीलाल किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो संस्था थे राजनीतिक, किसानों की मसीहा कहे गए थे। अब चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे किसी को भी आने में परहेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। ये अभय हैं, 25 तारीख को देवीलाल जी की ठीक है, जयंती। वो जुड़ना चाह रहे हैं इंडिया में। अब जुड़ेंगे कि ना जुड़ेंगे ये नेतृत्व वो अलग फैसला है। करेगा। ये एक मसला, कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा। हाँ ठीक है। 25 तारीख को एक देवीलाल जी की जयंती पे आईएनएलडी कार्यक्रम करती है, देवीलाल जी के नाम पे ही होता है वो मुझे हर कार्यक्रम। साल उसमें नीतीश कुमार और ये सब लोग आते हैं। तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को भी न्योता देना चाहते हैं, आना नहीं आना वो तय करेंगे। इसके बारे में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप क्या कहेंगे? मेरे को इस बारे में कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। इनकी तो बात ऊपर चल रही है, वो चल रही होंगी, मुझे नहीं पता। जहाँ तक हमारा संबंध है प्रदेश का हमसे, देखिए यहाँ एनएलओ का कोई जनाधार हरियाणा में बाकी नहीं बचा है। एनएलओ ने हमेशा बीजेपी का और पिछले इस 10 साल में भी नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो,
चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे जब भी कोई मौका पड़ा है, ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े मिले हैं। उसके बावजूद भी ये सारा संज्ञान में नेतृत्व के में है। इसके बावजूद भी अगर हमारा नेतृत्व ये समझता है कि इनको इंडिया गठबंधन में जगह दी जाए तो स्वागत है। मतलब आपने तो स्टेटमेंट ऐसा दे दिया कि आपने इतिहास भूगोल बताने के बाद कहा कि अगर कुआं में कूदने का शौक है तो कूद जाओ। ये तो वही हुई ना बात। नहीं, जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है वो तो हमें बतानी पड़ेगी। मतलब कुएं की गहराई, ऊंचाई, लंबाई सब बता के आपने कहा कि कूदना है तो अब कूद जाओ। अगर जो नेतृत्व उनको शामिल करना चाहता तो करे। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी को किस रूप में आप देखते हैं? कितना सीरियसली देखते हैं, या आपको लगता है हरियाणा में देखने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, अभी हिसार में आदमपुर में चुनाव हुआ था, आप वहाँ पर खुद गवाए, सारे आपने सारा कवर किया था आपने। आदमपुर चुनाव जो है ना, वही उसी एरिया से अरविंद केजरीवाल आते हैं। शिवानी के हैं? हाँ, बिल्कुल साथ ही लगता है। और उसके साथ ही पंजाब लगता है, वहाँ से मुख्यमंत्री भगवंत मान है। दोनों मुख्यमंत्री, पूरी आम आदमी पार्टी, सारी लीडरशिप, सारे उनके विधायक, एमपी, सारे वहाँ पर लगे रहे। आदमपुर चुनाव में 2.9% वोट आई। तो ये हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी को नकार दिया वहीं आदमपुर से ही। और इसके अलावा भी जो पिछला जो चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी का ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं था जिसकी जमानत बची हो। 90 के 90 विधानसभाओं में, 10 के 10 लोकसभा में। हरियाणा में कोई इनका जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहाँ पर सारी बातें चल रही हैं। गठबंधन के साथ क्या है, हमसे पूछेंगे तो हम अपने प्रदेश की जो है ना हकीकत बताएंगे। उसके बाद जो कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेगा वो लेगा और वो सबको मान्य होगा। लगता नहीं है, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तब मैं दिल्ली भी कवर कर रहा था, कांग्रेस में शीला दीक्षित जो लंबे अरसे से मुख्यमंत्री थी, बीजेपी और कांग्रेस का एक दबदबा चलता था, तब भी लोग आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के लेते थे। पंजाब में भी ये कहा गया कि दिल्ली का एक अलग मेट्रोपॉलिटन कल्चर है, पंजाब एक अलग जगह है, यहाँ क्या होगा। पहले चुनाव में कुछ आई सीटें, अगले चुनाव में क्या हालत हुई आपने देख लिया। मतलब कैप्टन अमरिंदर से लेके बादल फैमिली, मजीठिया, ये सब के सब लाइन लगा के ख़त्म हो गए। हरियाणा में अब हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली अलग था जी, पंजाब अलग था, हरियाणा का मूड मिजाज अलग है। ये हल्के में लेना कई बार नुकसानदेह नहीं होता है? और मैं कांग्रेस से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है तो एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को ख़त्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। गुजरात में क्या हालत हुई आपने देख लिया। बट ठीक है, आपकी दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। सबसे पहला असर जो पड़ता है तो हरियाणा पड़ना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया विधानसभा पार्लियामेंट का पिछला जो है, किसी भी तरह का हरियाणा की राजनीति पर आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में जो परिस्थितियां बनी थी उस समय दूसरी तरह से हालात बनाए गए थे। जिस तरह से अन्ना और ये जो करप्शन का एक झूठा एक वो खड़ा किया गया था सीएजी के थ्रू, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उस तरह के हालात परिस्थितियाँ इस तरह से बना देती थी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। उसका लाभ जो है इनकी तरफ लोगों ने थोड़ा सा झुकाव हुआ और इनकी तरफ लोग झुके। अब पीछे पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी की तो 62 सीटें हैं, उससे पहले 67 सीटें थी, लेकिन दोनों पार्लियामेंट के चुनावों में अभी आपने देखा कि पिछले ही पार्लियामेंट में
19 के में ही सब जगह आम आदमी पार्टी बहुत नीचे 10% कम से कम वोटों से नीचे रही है, 10 से 11%, 12%, 13%। कांग्रेस आगे रही है। तो वहाँ पर जो है ना, ये कहना कांग्रेस को खारिज करना बहुत, और जब अब राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह बना है, कांग्रेस के प्रति बहुत जन समर्थन बढ़ा है। अब आप देखेंगे दिल्ली की भी वो स्थिति नहीं है जो आप पहले थी, वो समय बदलता है और लोगों को पता चलने में भी थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, हम अगले सवाल पे आते हैं। आपकी रैलियों को जब मैं देखता हूँ, हुड्डा साहब को, आपको, बाकी लोगों को, SRK को, कांग्रेस के सभी लोगों को, वो मनोहर लाल जी की जो पोर्टल वाली पॉलिसी है उसकी आप सख्त खिलाफत करते हैं। हुड्डा जी को तो मैंने एक जगह हिसार में बोलते सुना कि हमारी सरकार आएगी तो सब होटल पोर्टल बोतल सब उठाकर फेंक दूंगा बाहर, मतलब सब हटा दूंगा, है ना, पहले वाली व्यवस्था कर दूंगा। अभी खट्टर साहब का बयान आया कि मुझे फ़क्र है इस बात का कि लोग मुझे पोर्टल वाली सरकार कहते हैं और आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को डिजिटल बना दिया था। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, जब इनको इसका लाभ मिलेगा तब ये बात कहेंगे कि मेरी क्या भूमिका रही थी और मुझे इस बात का गर्व है। और ये डिजिटल करने का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। पोर्टल एक बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। जब पोर्टल की बात आती है, जब जरूरत होती है वो पोर्टल ही बंद मिलता है उसका। और इस पोर्टल का ही है जिस तरह से जो बना रखा है। अब आपने भी देखा होगा कि सेठ किशन दास रोहतक में, उनका बेटा मेयर नगर निगम में, अरबपति आदमी है, उसकी आमदनी दिखा रखी है 1,80,000 रुपया एक साल में। क्या कहेंगे? राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है रामचंद्र जांगड़ा, वो कहाँ है पोर्टल? और वो कैसा प्रूफ है? 1,80,000 दिखा रखी है। अब पोर्टल की कितनी है, इस पोर्टल को वजह से कितना आम आदमी परेशान है। लगभग 4.25 लाख लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, PPP इसको हथियार बना करके। लगभग 10 लाख लोगों के पीले राशन कार्ड काट दिए। लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। उनके परिवार के कहाँ से कोई जो ये आते हैं जो सर्वे करने वाले, कोई ये टीचर होते हैं JBT वगैरह, कुछ और छोटे उससे मुलाजिम होते हैं, जो मर्जी है वो भर देते हैं, जिसका भी जान देखते हैं। कितना जो है ना गरीब आदमी आज धक्का खा रहा है। आज सभी मिनी सेक्रेटरी में कहीं पहुंच जाओ, DC ऑफिस में, DC ऑफिस में, ये पोर्टल से सबसे ज़्यादा परेशान है। और ये पोर्टल पे है, कोई जानता भी नहीं इसको। किसान जो उसको फसल बीमा योजना का वो लेते हैं, कितना बड़ा है कि धोखा किसानों के साथ में। सारा इनको कंपनियों को कितना पैसा जा रहा है। जब मौका आता है तो उनको किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलता कि पोर्टल पर जाओ, पोर्टल पर जाओ। किसी को चलाना नहीं आता। नए लड़के तो चलाना जानते भी हैं, पुराना आदमी तो उसको जानते भी नहीं किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर पढ़े लिखे नहीं जानते। तो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये सारे पोर्टल बंद हो जाएंगे। पोर्टल के हम समझते हैं कि ये इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। वो ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को आप, अब तो होने जा रहे हैं, अब तो अगले साल चुनाव है, हम तो दहलीज पे खड़े, कितना नंबर देंगे 10 में? पारदर्शिता में कितने नंबर देंगे? 5 में कितने नंबर? 0। मैं हर मोर्चे पे, सुशासन में हर मोर्चे पे ये 0 साबित हुई है सरकार। आप देखोगे कि प्रदेश को 70,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया। प्रदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे 5,500 मेगावाट के। मेट्रो रेल बल्लभगढ़ तक आई, उधर गुड़गांव बहादुरगढ़ तक मेट्रो रेल गई। इनके शासनकाल में 1 इंच, 1 पिलर कोई मेट्रो का नहीं लगा। 6 रेलवे लाइन मंजूर हुई। 16 यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने करवाई थी। मेडिकल कॉलेज करवाए थे। एम्स का वो सेंटर झज्जर में करवाया था। इन्होंने अभी तक भी कुछ वो रेवाड़ी में नहीं किया। एक बड़ा काम नहीं किया। 14 से 24 मेगावाट बिजली का अदानी पावर के साथ समझौता किया था 25 साल के लिए 2008 में हुड्डा साहब ने।
अदानी ने एक साथ बिजली बंद कर दी हरियाणा की, त्राही त्राही मच गई थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए, और वो 2 रुपये 94 पैसे यूनिट के हिसाब से हुड्डा साहब ने समझौता किया था। इन्होंने 7 रुपये 7.5 रुपये तक यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी थी, और उसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ हरियाणा के सारे ढांचे पर, वित्तीय उस पर, सारे एक्सचेकर पर, आम आदमी पर। उस बिजली की वजह से जो 1424 मेगावाट को इन्होंने 1200 मेगावाट पर समझौता कर लिया, 224 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी, और जो 1200 मेगावाट है वो जो 2 रुपये 94 पैसे थी वो 3 रुपये 28 पैसे कर दी, वो 3 रुपये 28 पैसे कर दी। और जो बिजली बंद हुई थी उस दौरान 1144 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था, और वो 1144 करोड़ रुपए खट्टर सरकार ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला करके तस्त्री में रख करके अदानी को 1144 करोड़ माफ़ कर दिए। जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, एक्शन लेना था, उनसे पैसे वसूलने थे। क्या इस संबंध है बीजेपी का अदानी से? सब जगह क्या प्रेम है? किस तरह से उन पर मेहरबान है? ये इस तरह से कहाँ सुशासन नाम की कहाँ चीज़ रहेगी? भ्रष्टाचार का कितना चरम सीमा पर है। हमारे इस फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए एक ही ठेकेदार, उसने अलग अलग नाम से 5 फर्म बना रखी, 5 फर्मों का एक ही वो मालिक, 5 फर्मों का एक ही एड्रेस, और उनके नाम से फर्जी 200 करोड़ रुपए, 194 करोड़ रुपए कैग ने उसको निकाला। 194 करोड़ रुपए, 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 194 करोड़ निकाल के डकार गए। आप जब कह रहे हैं कि जी मनोहर लाल का इनका जो आप कहाँ सुशासन लोगे आप? इसमें कितना कोई रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, एसआईटी बनी, किसी की भी कोई रिपोर्ट आई? और अब सुशासन का है कि हमारे पलवल जिले की बात कर रहा हूँ मैं, पलवल जिले में ही महिलाओं को, हमारे 1827 साल की लड़कियाँ, 1350 लड़कियाँ 2020 मार्च से अब तक 1350 लड़कियाँ गायब हो गई, लापता हो गई, जिसमें से 561 बरामद हो पाई हैं। लगभग 800 का तो अभी तक भी बरामद नहीं कर ठीक पाए। है, ये क्या मतलब, क्या ये सुशासन का है? आज कानून व्यवस्था का क्या हो गया है? आज जो केंद्रीय जो सामाजिक सुरक्षा का जो सूचकांक है, उसके मुताबिक भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके मुताबिक भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित माना गया है। आप उनको सुशासन की बात कर रहे हैं। आपने सुशासन का आपने देख लिया मेवात के अंदर क्या हुआ, सुशासन का रूप। नूह के अंदर ये सुशासन का था। एक सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत रिपोर्ट कर रहा है अपने एसपी को कि यहाँ पर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के वायरल हो रहे हैं, इधर से क्रॉस में कुछ मोहम्मदंस के लोगों के वायरल हो रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। एसपी भाग गया, सुरक्षा व्यवस्था होमगार्डों के हवाले कर दी, और वहाँ पर कोई सुनने वाला ना देखने वाला नहीं। ठीक और है। खुद जो वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जो केंद्र में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा कि भाई कि धार्मिक यात्रा में बंदूक, लाठी, डंडे, तलवारों का क्या काम है, और अगर ये यात्रा ऐसे निकल रही थी तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था क्यों की गई? ये सुशासन है या खुद उनके मेंबर पार्लियामेंट ही पोल खोल रहे हैं? आप मौजूदा सीएम की बात कर रहे हैं, पुराने वाले हुड्डा साहब की भी बात की आपने। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अब तो 2024 में चुनाव होना है, मान लीजिए अगर कांग्रेस की आ जाए सत्ता या हो जाए, बेस्ट सीएम कौन हो सकता है आपकी नज़र में? जिसको कांग्रेस हाईकमान चाहेगा वो बेस्ट होगा। आप मेरे पेच में फंसे नहीं। आपने हुड्डा साहब का बड़ा गुणगान किया, कहा कि ऐसे कर दिया। खट्टर साहब का कर दिया। हुड्डा साहब के कामों का तो गुणगान करना पड़ेगा। तो हुड्डा साहब हैं तो ये बोलने में फिर आपको क्यों दिक्कत होती है कि हुड्डा साहब बेस्ट? आपका एक पर्सनल व्यू भी तो हो सकता है। नहीं, पर्सनल जब मेरे से पूछेंगे पर्सनल अपने राय दूंगा। जैसे मैं जब ये पूछ रहा हूँ, ये मैं कोई उस पर
कैमरे के सामने अपनी थोड़ी बात करूँगा, मैं बात करूँगा अपने नेतृत्व से बात करूँगा। मेरे से पूछेंगे, कोई सलाह मशवरा लेंगे तो मैं वहाँ दूंगा। जहाँ तक है वो मैंने प्रक्रिया बता दी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पर वो हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है, जो विधायक दल है, वो फैसला लेते हैं। जो नेतृत्व फैसला लेगा वो सर्वमान्य है और वो ही बेहतरीन मुख्यमंत्री साहब। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी तो हुड्डा साहब ने करनाल में कहा कि भाई मुख्यमंत्री का एक प्रबल दावेदार मैं भी हूं। ठीक है, वो तो वहां तय होगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। एक और है, सुनवा देता हूं, आपके जहन में रहेगा जब आपको ओपिनियन देना पड़े तो। हरियाणा बदलने की जरूरत है। आपके इस बेटे के मन में ये ख्वाब है, बनेंगे क्या ये तो परमात्मा फैसला करेगा और पार्टी करेगी। तो मेरा एक ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट हम जीत जाएंगे उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखाऊंगा। जींद के 5 एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे, उसी दिन राज मिल जाए। हमारा सीएम कैसा हो? मेरी बात आपको सही लगे? हमारा सीएम कैसा हो, रणदीप सुरजेवाला जैसा हो। मैंने कहा कि आपको सुना देता हूं, कल के दिन में आपसे पूछा जाए, हो सकता है अगर ऐसा माहौल हो जाए कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है तो कौन कौन लोग प्रबल दावेदार हैं। ये लोग तो आकर आपसे बोलते हैं। दावेदार जो हैं वो सबको पता है, सारे जो दावेदार हैं, और वो कांग्रेस नेतृत्व को भी पता है जी। तो कितने दावेदार होंगे? पांच प्रमुख जो भी दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं, वो नए भी निकल सकते हैं। मतलब आप भी दावेदार हैं? कोई भी हो सकता है जिसको कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा। कोई नया भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है जिसको नेतृत्व चाहेगा, जिसको विधायक चाहेंगे। चलिए, तो जिसको विधायक चाहेंगे वो कोई भी हो सकता है। तो आखिरी सवाल चलते चलते, संगठन सर कब तक, मतलब आपके रहते और मौजूदा प्रभारी के रहते आ जाएगा, या मैं तो जब दूसरों का इंटरव्यू करता हूं तो मैं पूछता हूं कि कई प्रदेश अध्यक्ष आए गए, कई प्रभारी आए गए, लेकिन जिनका था इंतजार वो नहीं आए, मतलब वो लिस्ट नहीं आई। आ जाएगा, अभी उम्मीद है इसी महीने में हो जाएगा। मतलब आपके ही कुर्सी पे बैठे बैठे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मौजूदा वाले प्रभारी हैं ये रह जाएंगे ना? मतलब ऐसा ना हो कि ये चले गए तो फिर नए वाले नया एक्सरसाइज करेंगे, फिर ऑब्जर्वर भेजेंगे। अभी उनके जाने के कोई संकेत नहीं है। बिल्कुल अभी तो मतलब सब सेटिंग ठीक है, मतलब दोस्ती ठीक है। कोई संकेत अभी नहीं रहे। जब नेतृत्व जब तक वो चाहेगा, जब तक आप लोगों से दोस्ती ठीक रहेगी तब तक रहेंगे। जब तक नेतृत्व चाहेगा। हमारी दोस्ती सबसे थी, हमारी तो किसी से बगाड़ खाता नहीं था। तो ये अभी संकेत हैं ऐसे कि अभी रहेंगे, मतलब 9-10 साल का जो ऐसा कोई संकेत नहीं कि उनको हटाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कोई संकेत? ऐसा। और ये जो पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी का है। अब इस समय मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। जब तक नेतृत्व चाहेगा उदय भान अध्यक्ष रहेगा, नहीं उदय भान का ठेका है क्या? कोई दूसरे को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अगर नेतृत्व को लगेगा कि भाई उदय भान अध्यक्ष रहना पार्टी के हित में नहीं है, इससे बेटर और कोई हमारे पास चॉइस है, तो उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया। एक आखिरी सवाल, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे बहुत ही नटसेल में, जो लोग ये कहते हैं कि उदय भान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कठपुतली हैं, उदय भान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रबर स्टैंप हैं, अध्यक्ष उदय भान जी हैं, बैक सीट ड्राइविंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये उनके सोच का परिणाम है, छोटी सोच है। उदय भान कांग्रेस का एक मजबूत सिपाही है और कांग्रेस नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा रहे हैं। निभाने का मेरा फर्ज है और मैं सबको साथ में लेकर के, मैं किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, किसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ और सबके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये उदय भान जी थे और मुझे लगता है कि आज के इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो अब तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है। अब आपको पता है मैं स्वार्थी किस्म का आदमी हूँ, तो मेरे सामने अगर मेहमान हो तो वो तमाम सवाल जो आप पूछना चाहते हैं मैं किसी न किसी बहाने उनसे पूछ ही लेता हूँ। उम्मीद है कि वो तमाम सवाल जो आप जानना चाह रहे थे, कांग्रेस के अंदर हो या बाहर हो, SRK के साथ हो या हुड्डा जी के साथ हो, आपको कुछ जवाब और इशारा तो मिल ही गया होगा। बहरहाल इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में एक और रणबांकुरे इसी कार्यक्रम संसद मार्ग में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।